सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही वयफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज की हमारी जो पोइम है वो पोइम वैसे बुक के अंदर अगर देखा जाए तो पोइम नंबर 3 है, लेकिन लेसन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारी पोइम नंबर 5 है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी पोइम, इसका जो नाम है वो है द लेडी टू आंसर डायरेक्टली विद या और नै। राइट, आई सजेस्ट कि अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो उनको अपने सामने ओपन रखा करें, लेड पेंसिल रखा करें पास, वर्ड्स को मार्क किया करें। ड्यूरिंग लेक्चर जो व्यूज़ आइडियाज़ में डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, उनको राइट डाउन किया करें अपनी बुक के अंदर। ठीक है, थीम्स को, टोन, एवरीथिंग जो मैं बोलती हूँ, जो आपको पता है कि यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, उसको लिखा करें। बुक्स अपने पास रखा करें, लेड पेंसिल रखा करें, रजिस्टर रखा करें। ठीक है, नोट किया करें चीज़ें। अच्छा, तो सबसे पहले हम टाइटल के बारे में देख लेते हैं। इसके 2 टाइटल हैं, जैसे कि मैं हर पोइम में एक्सप्लेन करती हूँ। एक टाइटल वो जो कि इसके फ्रेंड ने जब पब्लिश करवाई थी पोइम्स तब रखा गया था, वो टाइटल है द लेडी टू आंसर डायरेक्टली विद या और नै। या और ना मीन्स यहाँ पे जो मेंशन किया होगा अपनी बुक्स में देखें, या लिखा हुआ है YEA, या, जिसका मतलब है यस। राइट, आगे उसी प्रपोजिशन को उसने जो एक बैलेंस्ड वर्ड्स हैं उसके या के साथ उसने ने को कंप्लीट किया और वहाँ पे लिखा हुआ है NAY, ने मीन्स नो। ये इटालियन वर्ड्स हैं जो उसने अपनी ट्रांसलेशन में यूज़ किए हैं। थोड़ा सा अब हम पोइम के बारे में जानते हैं। जिस तरह कि मैं यही मेरा पढ़ाने का स्टाइल है कि पहले हम इंट्रोडक्शन और पोइम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम पोइम के टेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलते हैं पोइम की तरफ। पोइम है हमारी मैडम विदाउट, हाँ, इसका दूसरा टाइटल जो होगा वो होगा मैडम विदाउट मैनी वर्ड्स। ठीक है, वो पोइम की जो पहली लाइन होती है वो आपका टाइटल होता है। तो अगर देखा जाए ये पोइम, सबसे पहला जो कमेंट है हमारा वो ये है कि ये पोइम एक क्लासी पोइम है, हर लिहाज से बहुत खूबसूरत, तो बहुत मज़ेदार, और पढ़ने में इंजॉय, हम इसको जो पढ़ते हैं तो इंजॉय करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है इसमें नहीं है जो हमें compete करती है, या कोई भी मतलब पढ़ने के बाद हम यूँ नहीं कहते कि अभी कुछ तशनगी बाकी है जिसको हमने जो है अभी और पढ़ना चाहिए था, आइडियाज़ क्लियर नहीं हुए, या पोइट ने सही बात नहीं की, या किसी कंफ्यूजिंग स्टेट में रह जाते हैं ना। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने रीडर्स जो होते हैं उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आप नतीजा निकाल लें क्या है, ख़ासतौर पे मॉडर्न राइटर्स। तो ये क्लासिकल राइटर्स हैं, तो ये बड़ी अच्छी पोइम है। मैं क्या कहता है, क्लासी, ऑफ कोर्स, वेट जी, सर थॉमस वाइट्स वर्जन ऑफ मैडम। सर थॉमस वाइट ने जो वर्जन यूज़ किया, जो अपनी पोइम लिखी है, ये मैडम विदाउटन। विदाउटन मीन्स विदाउट, यहाँ पे आर्केइज्म यूज़ की हुई है, इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ की हुई है, आर्केइज्म। मैडम विदाउटन मीन्स विदाउट मैनी वर्ड्स इज मच मोर ब्यूटीफुल पोइम। ये जो इसकी पोइम है ना वो मच मोर ब्यूटीफुल है उस वर्जन से जो कि जिसको इसने ट्रांसलेट किया है ना, जिस पोइट को इसने ट्रांसलेट किया है, जिस पोइट की पोइम को ट्रांसलेट किया है, तो जिस पोइम को इसने ट्रांसलेट किया है उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये पोइम जो सर थॉमस वाइट ने ट्रांसलेट की है। हिज पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय द इटालियन पोइट। अब जो इसने सारी, मैंने बताया था ना कि इटालियन, फ्रेंच और भी बहुत सारे पोइट्स को इन्होंने कॉपी किया, ट्रांसलेट किया, सिर्फ पेट्रार्क को ही नहीं। ऑलमोस्ट पेट्रार्क के सोनेट्स जो थे उनको इन्होंने कॉपी किया, ट्रांसलेट किया। बाकी जो पोइट्स थे वहाँ के, उनकी भी पोइट्री को इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ये पोइम जो है ये इंस्पायर्ड किससे होके लिखी थी, इटालियन पोइट था जिसका नाम था ड्रैगोंटी बोनीफोक्सोस। ठीक है, उसकी जो पोइम थी ना उसका नाम था, जो इटालियन पोइट था ड्रैगोंटोनी और बोनीफेक्सो उसका नाम था, उसकी जो पोइम थी उसका नाम था मेडोना नॉन सोडी टेंटी पैरोल। ठीक है, ये इटालियन में है नाम उसका। तो ये उसका पोइम था, पोइम का नेम था। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बताती है कि जो बोनीफेक्सो की पोइम थी वो एक सोर्स थी, वाइट का वर्जन जो है, जो उसने एक ये ट्रांसलेशन की है ना,
तो वो एक प्योर किस्म की जो ट्रांसलेशन होती है ना, कि डायरेक्ट आपने किसी चीज़ को देखा और उसको उठा के ट्रांसलेट कर दिया, यानी कि वो इटालियन थी, इटालियन से उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ऐसा नहीं है। एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी कि उसने देखा कि इस टाइप की पोइम होनी चाहिए, इसके अंदर इतने वर्ड्स होने चाहिए, इतने स्टांजाज होने चाहिए, ठीक है, इस तरह के आइडियाज़ होने चाहिए। ये चीज़ें उसने एक सोर्स लिया, उनको कॉपी नहीं किया, ठीक है, उसको ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं किया, उसने इनडायरेक्ट वे में ट्रांसलेट किया। इट मीन्स कि उसका स्टेचर और स्टाइल वगैरह देखा और फिर उस आइडिया थोड़ा सा लेके खुद एक पोएम कंपोज कर दी, ठीक है। तो ये साबित हुआ कि ये पेट्रार्की नहीं है, ये एक सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन है, सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन से बनी गई है। आगे देखते हैं कि ये जो सॉन्ग कह लें, लिरिक कह लें या पोएम कह लें, एक ही बात है। दिस सॉन्ग इज़ डायरेक्टली इन इट्स मैसेज, कि जो है ना पोइट्री है वो डायरेक्टली अपने अंदर एक मैसेज है इसके, जो कि शॉर्ट है और टू द पॉइंट है। अच्छा, इस पोइम की एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि इसमें ना कोई मतलब डिसक्लैरिफिकेशन नहीं है, बड़ी अच्छी और बड़े खूबसूरत अल्फाज में बड़े इजी और ऑब्वियस से वर्ड्स ऐसे उसने यूज़ किए हैं जो हमें जल्दी समझ आ जाते हैं। सिंपल बिल्कुल वर्डिंग है उसमें, उसने बात किया और बात भी इतनी मतलब क्लियरली और इतनी जस्टिफाइंग की है कि कहीं पे हम कॉम्प्लिकेशन आती ही नहीं है इसको समझने में। तो क्या है ये पोइम जो है, इसके अंदर डायरेक्ट मैसेज है, शॉर्ट भी है और ये टू द पॉइंट भी है। जस्ट 12 लाइन्स की पोइम है। 14 का सोनेट होता है, 16 आगे हमने इतनी पढ़ी है, तो इतनी छोटी पोइम जो है कोई भी अभी तक हमने नहीं पढ़ी, ये छोटी पोइम है और टू द पॉइंट भी है, कोई एक्स्ट्रा एग्जैजरेशन नहीं की गई इसके अंदर। इट इज़ अ कंट्रास्ट टू द प्लेनेटिव अपील्स, प्लेनेटिव मतलब साफ साफ सीधी सीधी जो कंट्रास्ट है, अपील की गई है ऑफ द रोंग्ड लवर। ये क्या किया गया, जो एक रोंग्ड लवर है, जो कि अब लवर नहीं रहा, जो पहले लवर था अब रोंग्ड हो चुका है, करप्ट हो चुका है, ठीक है, डिप्लोमेट हो चुका है, तो उसके लिए एक लवर की क्या है, एक प्लेंट अपील है। इन दैट द नरेटर कौन है, पोइट आस्क्स, पूछता है डायरेक्टली फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लेडीज ट्रू फीलिंग। अब यहाँ पे ना पोइट अपनी पोइट्री के थ्रू उसकी जो बिलव्ड है और इनडायरेक्टली और बेसिकली वो कौन है, एन बोलीन है, वो उससे पूछ रहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो हाँ या ना में जवाब दे दो, बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं। ऊपर टाइटल क्या है, मैडम विदाउट मैनी वर्ड्स। वो कहता है बहुत ज़्यादा वर्ड्स की क्लैरिफिकेशन की, एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुमने जो तुम्हारा जो फीलिंग्स हैं, बेसिक फीलिंग्स जो हैं, उनकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो तुम कर दो कि तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स क्या है। जस्ट एक वर्ड में हाँ कहती हो तब भी, ना कहती हो तब भी, ठीक है। द ओपनिंग एड्रेस इज पोलाइट बट कर्ट। तो जब वो मैडम कह के ओपनिंग एड्रेस जो वो करता है वो होता तो पोलाइट है, शाइस्तगी से बुलाता है, लेकिन कर्ट यानी कि टून, यानी कि उसका अंदाज ऐसा होता है कि पोलाइटली भी वो बात करता है और उसका जो वे ऑफ एड्रेसिंग होता है वो ये होता है कि पोलाइटली और साफ और सीधी बात जो है ना, दो लफ्ज़ों में करो बस, मतलब गुंजाइश कोई नहीं है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे। किधर गया, हाँ, द ओपनिंग एड्रेस इज पोलाइट बट कर्ट, द नरेटर डज नॉट विश टू यूज मैनी वर्ड्स। यहाँ पे जो नरेटर है, बेसिकली नरेटर कौन है, पोइट है, उसको कोई विश नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स किए जाएं, मुझे एक्सप्लेनेशन दिए जाएं, उसको नहीं चाहिए। द इम्प्लीकेटिंग बीइंग दैट मैनी मे हैव ऑलरेडी बीन वेस्टेड ऑन दिस सब्जेक्ट। वो कहता है वर्ड्स जो है ना इसमें, जो लव किया मैंने तुम्हारे साथ, टाइम स्पेंड किया, उसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं पहले ही ऐसे ज़ाया हो चुके हैं कि अब वो पोइट ज़रूरत नहीं समझता, वो नेसेसिटी पोइट के लिए नहीं है कि ज़्यादा वर्ड्स में उससे बात करे, वो पोइट चाहता ही नहीं है, ठीक है। उसकी जो ईगो हर्ट हुई है ना, तो वो अब बस दो टोक बात करना चाहता है। द ब्रेविटी एंड द clarity of a purpose and direction in this song is refreshing deviation from the traditional sorrowful grief stricken appeal to the loss of love। अच्छा, जो पोइम है ना, इसकी जो ब्रेविटी है और जो एक क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस है कि बेसिकली पोइट चाहता क्या है, वो बड़ी डायरेक्शनफुल है, बड़ी रिफ्रेशिंग है, ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसी डाइवेशंस नहीं है कि बात इधर को भी जा रही है, इधर को भी पोइट इधर को भी जा रहा है, इधर को भी इधर को नहीं, वो सीधी दो टोक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, जो कि बड़ी ही कम्युनिटल है। और दूसरे नंबर पे जिस तरह की उन्होंने कहा कि एक कंट्रास्ट है इसके, जैसे कि पहले ट्रेडिशनल इसकी पोएम्स हमने पढ़ी है, उसके अंदर ग्रीफ होता है, सॉरो होता है कि जी लव जो है वो लॉस्ट हो गया, ये वो, इस तरह का कुछ भी नहीं है। द नरेटर टेल्स द लेडी टू लीव हर बाउट्स आर ट्रिक्स एंड इंस्टेड इवेल हर विट पब्लिकली। बाउट्स का मतलब होता है रास्ते, ठीक है, जो ट्रिक्स हम यूज करते हैं ना, ये वाला वेज, इधर को भी इधर को भी इधर, वो कहता है इसको छोड़ो, तुम ये जो हरबे आजमाती हो ना हर रोज रोज, इसको छोड़ो, डायरेक्टली जो तुम्हारी विट है ना उसको
यूज़ करो और उससे पूछो कि इंस्टिंक्ट, आपकी जो अंदर की जो चीज़ है, इंस्टिंक्ट है जो आपकी, वो क्या कहती है, मेरे हक में या सपोर्ट में है या फिर अगेंस्ट है. Here White suggests that the lady who is the intended audience is more than the average court beauty. ठीक है, अब यहाँ पे वाइट जो वो सजेस्ट कर रहा है कि जिस लेडी से वो मोहब्बत करता है ना, वो एक एवरेज कोट ऑफ ब्यूटी है. शी हैज़ इंटेलिजेंस टू, वो कहता है ना सिर्फ ब्यूटी भी नहीं, सिर्फ वो ब्यूटीफुल नहीं है बल्कि उसके अंदर इंटेलिजेंस भी है, और अ ट्रेट नॉट ऑफन कमेंड इन वुमेन एट दिस टाइम. वो कहता है उस, और ये जो एक ट्रेट है ना उसकी के ब्यूटी विद ब्रेन है, वो यानी कि ब्यूटीफुल भी है, इंटेलिजेंस भी है. वो कहता है ये एक ऐसी खूबी है जो वहाँ की उस टाइम की औरतें थी ना, कन्वेंशनल लेडीज़, उनके अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती थी. या तो वो खूबसूरत होती थी, इंटेलिजेंट. मोस्टली हम ये कंसीडर करते हैं, ये एक कॉमन कंसेप्ट है, मैं एग्री नहीं करती इस बात पे. जस्ट एक कंसेप्ट हमें लिया जाता है कि जो लोग ज़्यादा खूबसूरत होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो वो इतने उनकी जो थिंकिंग होती है वो इतनी डीप नहीं होती, राइट. ठीक है, तो जो ज़रा थोड़ा सा कम उसमें होते हैं तो उनके अंदर डीप थिंकिंग होती है, क्योंकि उनका जो आप कहते हैं ना, एक आंखें आसमान पे नहीं होती, ज़मीन पे ही होती हैं. उनको पता होता है कि हम कितने हैं तो किस तरह के चलना है. जो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, थोड़े से ऊंचे होते हैं ना, उनकी आंखें जो, और जो एक उनके जो इमोशंस होते हैं ना, वो आसमान को छू रहे होते हैं और ज़मीन को वो देखते ही नहीं है. ठीक है, अगर आपने आसमान को छूना है, जाना है, बिल्कुल जाएं, आज़ादी होनी चाहिए आपके ख्वाबों की, लेकिन पाँव आपके ज़मीन पे ही रहने चाहिए. ये बात याद, जब आपके पाँव ज़मीन से उठेंगे तो आप ना फिर ऊपर जा सकेंगे ना नीचे, दरमियान में मुअल्लक रह जाएंगे. और जब आप दरमियान में पेंडुलम की तरह झूल रहे होंगे ना, तो कोई आपको पकड़ने नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि आपने अपनी रूट्स से अपना जो रिलेशन था वो तोड़ लिया. तो ये आई थिंक ये कंसेप्ट का हिस्सा नहीं है, पोइम का हिस्सा नहीं है, जनरल एक एडवाइस समझ लें. ये सुजेशन मेरे जहन में आई तो वो मैंने बात कर दी. अच्छा, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे. और वो कह रहा है कि दिस अपील टू द लेडी टू शो हर क्लेवरनेस पब्लिकली वुड फिट विद द हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ एन बोलीन एज अ शार्प एंड नॉलेजेबल वुमेन एज वेल एज अ ग्रेट ब्यूटी. वो कहता मैं ये अपील उससे इसलिए कर रहा हूँ कि जवाब दो, पब्लिकली बता दो तुम्हारे दिल में क्या है. इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि छुपाने वाली बात है. ठीक है, कहता डरो नहीं, मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारी इंटेलिजेंसी जो है, एक क्लेवरनेस जो है, पब्लिकली बताओ. एनगोलिन को वो बेसिकली कह रहा है, ताकि एक पता चल जाए कि तुमने अपने दूसरे लवर के सामने या अपने एक्स लवर से जो है ना, वो अपना रिलेशनशिप या अपना ब्रेकअप किया है, तो सबको पता चलना चाहिए, ताकि पता चले कि तुम एक शार्प, क्लेवर और करेजियस विमेन हो. क्या तो ये चीज़ तुम्हें खूबसूरत बनाएगी, क्योंकि तुम यहाँ हिपोक्रेसी से निकल जाओगी. ठीक है, नेक्स्ट का जो तुम्हारा पेव है ना, वो जो है वो रास्ता जो तुम्हारा साफ हो जाएगा. ठीक है, इन द सेकेंड वर्स द नरेटर टॉक्स ऑफ हिमसेल्फ एज वन हु बर्न्स ऑलवेज. अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये मैंने समरी वैसे ऐड कर दी थी, आप इसको पढ़ लीजिएगा. इसको मेंशन करना इतना ज़रूरी नहीं है, और ना इसमें ऐसी कोई चीज़ मुश्किल है. चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ कि टेक्स्ट क्या कहता है. ये इसके 3 स्टांजाज है ना, तो वो स्टांजा बाय स्टांजा जो है ना, वो ये 3 पैराग्राफ लिखे हुए, इनको आप लोग देख लीजिएगा. आई थिंक मुझे बता दें कि थोड़ा सा पोइम का आइडिया हो गया कि किस तरह किया, ताकि हम टेक्स्ट पढ़ सकें. रबिया आई थिंक फिर लीव कर गई है क्लास, राइट? जी जी, यस मैम, आइडिया हो गया. ठीक है, चलते हैं उसकी तरफ, पोइम की तरफ. बड़ी प्यारी पोइम है, मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि इसके अंदर ना 2 टोक बात करता है, और पोइट जो है अपने आप को अंडररेटेड नहीं करता. और एक मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं, लॉस के बाद भी बैठ के मातम करते रहते हैं. ठीक है, या फिर वो जिस बंदे से हारे होते हैं, जिससे उनका ब्रेकअप हुआ था, रिलेशनशिप खत्म होता है, उसके बारे में अजीब अजीब बातें करना. ठीक है, वो कंटेंट लिखना, और वो भी एक क्या कहते हैं आप, बड़ा मतलब एक मेस क्रिएट कर देते हैं उस तरह तरह के. जब हम उससे रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी खूबियाँ नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है या थोड़ी सी लड़ाई वगैरह होती है, तो हमारे जो अंदर का वो एक होता है ना, छुपा के रखा हुआ हमने, वो बाहर आना शुरू हो जाता है सामने वाले के. जो एक टाइम जब वो हमारा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छे थे, उसके अंदर सारी खूबियाँ थी. ठीक है, जैसे ही हमारी थोड़ी सी लड़ाई होती है या कोई ब्रेकअप होता है कुछ ऐसा, तो वो उसके अंदर हमें वो भी जो खामियां नज़र आने लगती हैं, जो उसके अंदर बेसिकली होती भी नहीं है. तो पोइट ये नहीं करता, और ना ही उससे बिल्कुल रिश्ता तोड़ता है. वो बड़ा प्यारी, मतलब एक अगर हम इसको रिलेट करें ना अपनी लाइफ से, या अगर कुछ सीखने का जहन हम लेके आए, तो बड़ी प्यारी पोइम है. वो क्या कहता है, मैडम विदाउट एन मैनी वर्ड्स, विदाउट एन मीन विदाउट
क्या कहता है, मैडम विदाउट मैनी वर्ड्स, वो कहता है मैडम बात करो, बताओ मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड्स, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की, कोई एक्स्ट्रा डायलॉग्स वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में मुझे आंसर कर दो, सीधा सीधा जवाब दे दो। वंस आई एम श्योर ये विल और नॉट, वो कहता है एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, विल और नो। ये मीन यस, ये मीन यस और नो मीन नो, कहता बता दो। एंड इफ यू विल, कहता अगर तुम करती हो, ठीक है, अभी भी तुम जो प्रोमिस तुमने की हैं उस पर तुम कायम हो, देन लीव योर बाउर्ड्स, वो कहता फिर जो तुम ओछे हथकंडे और वो बाउर्ड्स का मतलब है रास्ते, ठीक है, ट्रिक्स, कहता तुम यूज करती हो ना, उनको छोड़ो, सीधी बात पे आओ इंसानों की तरह। एंड यूज योर विट, कहता अपनी विट को, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करो और मुझे बताओ। एंड शो इट सो, वो कहता फिर जो तुम्हारे दिल में है ना जो, ठीक है, वो कहता है बाकी जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको एक साइड पे रख के अपने दिल से पूछो कि तुम्हारे दिल में क्या है, और फिर जो तुम्हारे दिल में आता है तो ब्रेवरी का, कर्ज का और अपनी इंटेलिजेंसी दिखाते हुए उसको शो कर दो। एंड विद यू बैक यू शेल मी कॉल, वो कहता अगर तुम्हारा दिल मेरी सपोर्ट में है, ठीक है, यस का साइन देता है तो, एंड विद बैक, ये बैक का मतलब है कि अगर तुम हाँ करती हो ना, यस कहना चाहती हो, तो विद बी बैक, बैक का मतलब है सिग्नल देना, किसी को इशारा करना। वो कहता है यस शेल मी कॉल, अगर तुम यस, अगर बैक का मतलब है यस, वो कहता है अगर तुम्हारा दिल यस का इशारा दे रहा है तो फिर मुझे बताओ कि मैं आऊँ तुम्हारे पास, ठीक है, शेल मी कॉल, कि फिर मैं जो अपनी उसकी जो लव है उसका, वो कहता है मैं शो करूंगा, ये मैं तुम्हारी तरफ वापस आऊंगा अगर तुम्हारा दिल हाँ में जवाब देता है। एंड इफ वन दैट बरंत, यहाँ पे आपका जो है ना स्टांजा खत्म हो गया, 4 लाइंस का है। अच्छा, फिर आगे वो क्या कहता है, एंड इफ वन दैट बर्न, अब यहाँ पे ना वो बात आपकी अपनी जो है ना खत्म कर देता है। वो कहता है देखो जो लवर है ना वो प्लीड कर रहा है, वो उससे गुजारिश भी कर रहा है और कमांड भी दे रहा है, ठीक है, कमांड उसको हुक्म भी दे रहा है और अपील भी कर रहा है, गुजारिश भी कर रहा है कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझे आंसर कर दो या में और ना में, ठीक है, क्योंकि वो जो पोइट है ना वो खुद एज अ बीइंग अ सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, वो नहीं चाहता, ही डज नॉट लाइक टू कैप्ट इन सस्पेंस, वो अपने आप को किसी सस्पेंस में नहीं रखना चाहता। पोइट ना अब अपनी जो उसकी सिचुएशन है ना बेसिक उससे उकता गया है कि क्या होगा क्या नहीं, आइदर वो उससे सिंसियर है या नहीं, क्योंकि वो एक जब बंदा खुद जैसा होता है दूसरों को वैसा समझता है, अगर उसको थोड़ा सा पता चल जाए कि सामने वाला वैसा नहीं है तो आप एंग्जाइटी फील करते हैं, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में आ जाते हैं। तो पोइट जो है ना स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में है, तो वो चाह रहा है कि उसका माइंड जो है ना क्लियर हो जाए, ठीक है। वो कहता है कि जो है ना सस्पेंस जो है वो मैं नहीं चाहता, बता दो कि जो वो ये भी बात करता है ना, वो उसने कहा ना कि एंड यूज योर विट, ठीक है, यहाँ पे पोइट जो है ना वो क्या यूज कर रहा है, कॉनोटेशन पोइट यूज कर रहा है। जो विट है ना, विट का कॉनोटेशन बोला किसको, ये आज का लिटरेरी आपका टर्म होगा यहाँ पे विट को, ठीक है, विट का मतलब होता है समझ, अकल, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पोइट किसकी बात, कॉनोटेशन अगर इसकी देखी जाए, कॉनोटेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट मीनिंग, ठीक है, कॉनोटेशन को इस यहाँ पे विट पे वो कॉनोटेशन यूज करके उसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो हर्ट है ना, बेसिकली हर्ट, तुम्हारा जो अंदरूनी तुम्हारी जो माइंड्स जो फीलिंग्स जो है, तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स इन योर हर्ट, उसको शो करो। तो फिर आगे पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जो लव होता है ना वो मैटर ऑफ द हर्ट होता है, ठीक है, मैटर ऑफ हर्ट होता है। इट डज नॉट रिक्वायर लॉन्ग एंड डेलिब्रेट कंसिडरेशन, कहता है जो दिल है ना वो लम्हों में फैसला करता है, दिल जो है वो लम्हों में फैसला करता है, वो इतनी ज़्यादा आपसे एक्सप्लेनेशन ये चीज़ें नहीं मांगता। एक बार आप बाकी सारी चीज़ों को साइड पे रख के दिल से पूछें, जो वो कहता है ना वो बेहतर है। और ये बात तो बेहतर भी है। मेरे अब्बू कहते होते हैं अक्सर जब मैं किसी चीज़ में फंस जाती हूँ, मतलब मैं स्टडी से रिलेटेड मैंने कोई डिसीजन लेना है या अपनी लाइफ में कोई भी, तो अब्बू कहते हैं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले जितना मर्जी सोच लो, सोच विचार कर लो, लेकिन जिस टाइम तुमने फैसला लेना है ना, हाँ या ना करनी है, उस टाइम अपने दिल से पूछो, जो तुम्हारा दिल कहता है ना उस पर एग्री कर दो फौरन। फैसले की जो एक एंड मोमेंट होता है ना, हाँ या ना कहनी होती, उस टाइम जो तुम्हारा दिल कह रहा है ना वो कर दो। अगर वो करोगे तो कामयाब रहोगे, और मैं ऐसे ही करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे सारे डिसीजन जो है ना वो बिल्कुल अच्छे जाते हैं, क्योंकि जो आप काम दिल से करते हैं ना वो फिर दिल से जो आप करते हैं तो वो फिर दिल से ही होता है, ठीक है, वो आगे सही भी जाता है। माइंड तो आपको 100 दलीलें देगा, बड़ा कुछ मतलब उलझा के रख देगा, और एंड पे जो बात है ना वो दिल पे आके ख़त्म होती है, ठीक है, क्योंकि दिल तो मास्टर है ना, दिल के आगे तो किसी की भी नहीं चलती।
वो कहता है कि देयर इज नो स्कोप फॉर वेट एंड वॉच। वो कहता है यहाँ पे कोई वेट करने का, वॉच करने का कोई नहीं है, जो भी है जल्दी बताओ, मैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में नहीं रहता। और कहता है ना कोई बार्गेन, यानी कि यहाँ पे कोई सौदा नहीं हो रहा, कोई बार्गेन नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता जस्ट तुम स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है ना, प्लेनली बता दो कि मेरा सूट, यानी कि सूटर कहते हैं ना वो जो लवर होता है उसको, जो मतलब क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए आता है, जिसको हम उर्दू में हम कहें तो रिश्ता भिजवाना किसी के घर में, ठीक है। वो कहता है तुम्हें कबूल है तो बता दो, विदाउट इंडल्जिंग लेंथी आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम और डिमांडिंग एनी एक्सक्यूजेज इन केस ऑफ नो फ्रॉम द अदर साइड। वो कहता है ये नहीं है कि तुम अगर इनकार करोगी तो उस पर एक्सप्लेनेशन दोगी कि भाई मैं इस वजह से इनकार कर रही हूँ। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक वर्ड में बता दो। आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है इसकी, एक स्टांजा की। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, एंड इफ ऑफ वन दैट बर्नथ ऑलवेज। अब इफ वन, वन कौन है यहाँ पे, वन का कॉनोटेशन मीनिंग क्या है, पॉइंट है बेसिकली। वो कहता है वो जिसने तुम्हारी लव में अपने आप को जला दिया, इसके वायलेंट पैशंस जो थे उसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत की तुम्हारे साथ, एंड यू हैव एनी पिटी एट ऑल। कहता है अगर तुम्हारा दिल तो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसे तुमसे टूट के मोहब्बत की है उसके बारे में अगर तुम्हारे दिल में कोई तरस आ रहा है या कुछ भी ऐसा है तो बताओ। आंसर हिम फेयर विद और अ नेम। वो कहता है जो भी है ना तुम्हारे दिल में, अगर ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं तो वो भी बता दो। अगर तरस आ रहा है ना मुझ पे, तरस खा के तुम कंफ्यूजन में हो तो फिर भी, कहता तरस भी खा रही हो तो फिर भी मुझे सीधी तरीके से बता दो। अगर तुम इनकार करोगी, ठीक है, वो कहता है अगर तुम फिर भी, कहता है या तो तुम हाँ में जवाब दो या फिर तुम ना में जवाब दो। क्या कहता है फिर आगे, इफ इट बी, कहता अगर हाँ में जवाब दोगी आई विल बी फेन, फेन का मतलब प्लीज। कहता अगर तुम हाँ में जवाब दोगी तो मुझे खुशी होगी। इफ इट बी ने, कहता अगर ना में दोगी, फ्रेंड एज बिफोर, तो फिर भी कहता कोई मसला नहीं है, लव रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा लेकिन जिस तरह हम पहले फ्रेंड हुआ करते थे वैसे ही हम फ्रेंड्स रहेंगे, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप जो एक लव रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा लेकिन बाकी हम वैसे ही फ्रेंड्स रहेंगे जैसे हम पहले थे। या यस शैल नेदर मैन ऑब्टेन। वो कहता है तुम्हें इजाज़त होगी मेरी तरफ से कि तुम अपने लिए कोई दूसरा मैन जो है वो चूज़ कर सकती हो। इट मीन्स वो इजाज़त दे रहा है कि तुम हेनरी एट से मैरिज कर सकती हो, ठीक है। या कहता है कोई भी दूसरा मैन, एंड आई माइन ओन एंड योर्स नो मोर। वो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कहता है तुम अपना, तुम्हारा, मैं तुम्हें आज़ाद किया अपने लव से, तुम कुछ भी कर सकती हो, लाइक दूसरा किसी से भी मैरिज कर सकती हो और मेरी अपनी चॉइसेस होंगी। वो कहता है तुम इस बारे में टेंशन नहीं लेना कि मैं कोई मातम करूँगा बैठ के या कोई ऐसी चीज़, बल्कि यहाँ पे वो उसको एक सपोर्टिव आइडिया देता है कि जब तुम मूव ऑन कर जाओगी अपनी लाइफ में तो फिर मैं भी मूव ऑन कर जाऊँगा, ठीक है। ये नहीं है कि तुम इस बारे में परेशान हो के तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय किया, ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं अपनी चॉइसेस में आज़ाद हूँगा, मैं भी अपनी कोई लाइफ पार्टनर या कोई भी उसकी लाइफ का जो पीस होगा वो ढूंढ लूँगा और तुम्हारे साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा लेकिन फ्रेंडशिप का रहेगा, जो कि इटर्नल है जिस तरह के हम पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो आई थिंक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट जो है ना यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे बेसिकली जो एक नेचर ऑफ उनकी रिलेशनशिप ऑफ नेचर है ना, ठीक है, वहाँ उससे उसको वो फ्रीडम दे रहा है, ठीक है। जो उसकी बिलव्ड है ना उसको फ्रीडम दे रहा है कि, और इस फ्रीडम के थ्रू वो अपने आप को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना पोइट की एक सुपीरियरिटी जो है ना वो यहाँ पे प्रूव हो रही है कि वो बड़े एक क्या कहते हैं आप, एहसन तरीके से जो है वो उसको फेयरवेल कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। कोई उसने मैस क्रिएट नहीं किया, कोई जो उसके ऊपर कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और इन जो मेन केस है वो ये कि वो कोई पेनफुल स्टेट में नहीं है, सौरों में नहीं है, वो बैठ के कोई मातम नहीं कर रहा कि जी अब वो चली गई है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट एक बेहतरीन अंदाज में उसको फेयरवेल कर रहा है और वो अपनी जो स्टेट है वो बता रहा है। उसने उसको ऑप्शन दे दिए, सजेशन दे दिए कि तुम हाँ करो या ना, बस मेरी जो एक कंफ्यूजिंग स्टेट है ना उससे मुझे निकाल दो। पॉइंट बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कंसेप्ट पॉइंट का। जी जी। तो इसकी थीम फिर हम किस तरह निकालेंगे? उसके बारे में मतलब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, नो इशू। चलते हैं। आज मैंने सारा काफ़ी मुझे देर लगी है इसको लिखते हुए लेकिन मैंने लिखा हुआ है सारा, थीम्स भी बता दूंगी। अच्छा, स्टाइल के बारे में देख लेते हैं। स्टाइल इसका, वाइट फॉलोज बट इन हिज टिपिकल स्टाइल। वाइट ने वही स्टाइल फॉलो किया जो वो पीछे से करता है। टिपिकल स्टाइल आल्सो अडॉप्ट्स
मतलब उसने अपना टिपिकल स्टाइल भी फॉलो किया और कुछ अडोप्ट भी किया, जिस तरह कि उसने एक सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन जो ली, उसने एक कॉपी किया है उसके स्टाइल को, ठीक है, आइडिया को। तो कुछ अडोप्टेशन भी है, कुछ उसके अपने टिपिकल स्टाइल भी है। तो इसके अंदर 12 लिरिकल लाइंस हैं, ब्रोकन इनटू 3 क्वार्टरेंस। 12 लाइंस हैं, चार चार यानी कि 4 लाइंस का एक स्टांजा मीन क्वार्टरेन। 3 क्वार्टरेंस उसने यूज़ किए हैं, 4 3 12, 4 3 इज इक्वल टू 12। रिहाइमिंग स्कीम जो है वो जी इसकी ए बी है, पहले की ए बी है, दूसरे की सी डी और तीसरे की ई एफ है। स्ट्रक्चर जो है पोइम का वो ऐड करता है ओवरऑल सेंस ऑफ रेशनलिज्म। तो जो स्ट्रक्चर है यानी कि स्टांजा, टाइप, मीटर, रिदम, जितनी भी लिटरेरी टेक्निक उसने यूज़ किया वो किस चीज़ को ऐड करती हैं कि पोइट जो है ना वो रेशनलिज्म पे मबनी है, हकीकत पे मबनी है। ईच क्वार्टरेन, हर 4 लाइंस के अंदर उसने क्या, एक सेल्फ कंटेन्ड रिहाइम स्कीम है। सेल्फ कंटेन्ड राइमिंग है यानी कि सबकी ऐसे, जैसे वो होता था ना कि हर एक की अपनी अलग अलग है। ये देखें ए बी पे बात खत्म हो गई। दूसरा जो है उसकी अपनी सेल्फ कंटेन्ड है, सी डी है, ठीक है। आगे वाली लाइन में कहीं भी सी यूज़ नहीं हो रहा, जस्ट सेकंड में ही है। फर्स्ट में कहीं भी या दूसरी में भी यूज़ नहीं हो रहा, यानी कि हर एक की अपनी अपनी अलग अलग रिहाइम स्कीम है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अगर ऊपर जाके लाइंस को देखें तो अयाम्बिक टेट्रामीटर है, ठीक है। पहला वर्ड स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है, और हर एक के अंदर 6 सिलेबल हैं, 6 के 3 मीटर बनते हैं। तो अयाम्बिक टेट्रामीटर जो है इसका मीटर है, ठीक है। और उसने क्या किया हुआ है, उसने जो वर्ड्स यूज़ किए जैसे कि मैडम के बाद या और न, एक बैलेंस्ड उसने मेंटेन किया हुआ है। सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, आप छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ बनाते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड्स उसने यूज़ करके जो एक पोइम बनाई है ना, तो उसने प्रोपोर्शनल जो है उसका बड़ा ध्यान रखा है, ठीक है। ध्यान के साथ उसने जो है ना मैनेज, देखे ये रिहाइम करें ने या और ना, ठीक है, ये और ने, तो ये उसने बड़ा ख्याल रखा हुआ है। अब अच्छा इसकी रिहाइम स्कीम को देख लेते हैं। पोइम की रिहाइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ है। 12 लाइंस कितनी हैं, 12 हैं, ठीक है। और मीटर कौन सा, इसका अयाम्बिक टेट्रामीटर है। क्लोजेस्ट रिहाइम स्कीम जो है इसको छोड़ दें, रीमा है। अच्छा स्टांजा टाइप कौन सी है, सोनेट टाइप ही है, ठीक है, सोनेट टाइप ही ये पोएम है। और अमाउंट ऑफ स्टांजा कितने हैं इसमें, 3। 12 लाइंस है तो 3 स्टांजाज हैं। एवरेज नंबर ऑफ सिंबल्स पार्ट्स, यानी कि सिंबल्स भी मिला के, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स जो यूज़ हुए हैं, कोमा वगैरह वो भी, और वर्ड्स भी मिला के देखें तो हर स्टांजा के अंदर 4 लाइंस के अंदर 400 के करीब वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं। एवरेज नंबर जो है हर स्टांजा के अंदर जो हर स्टांजा यानी कि पूरी जो पोएम है ना उसके अंदर 400 वर्ड्स यूज़ हुआ है, और हर एक स्टांजा यानी कि 4 लाइंस के अंदर 82 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। अमाउंट ऑफ लाइंस कितनी हैं, 12 हैं। और सिंबल्स जो यूज़ हुए हैं, अगर वर्ड्स को निकाल के जैसे सिंबल्स की बात करें, जैसे कि कोमा वगैरह इस चीज़ों की, ये 12 के करीब हैं, ठीक है। और एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स हर लाइन के अंदर तकरीबन 7 वर्ड है, ठीक है। 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एवरेज है कि कोई भी लाइन जो है ना 7 से छोटी नहीं है, 7 से बड़े बड़े लफ्ज़ हैं। मूड जो है स्पीकर का, वो मूड ऑफ द स्पीकर जो है वो 3-4 टाइप का है। जब वो मूड जो है किस टाइप में, एंग्री भी है, कभी कभी हमें लगता है शायद पोइट एंग्री है कि वो कह रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, जैसे सिंपल बात करो। एग्नी भी है, अनसर्टन भी है, अनसर्टेनिटी है ना पोइम के अंदर के पोइट जो है ना वो अन्य और या की पोजीशन में है। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है उसका जो मूड है पोइट का कि सीधी बात करनी है। उसके बाद नंबर 4 पे ना कमांडिंग भी और अपीलिंग भी है, उसको वो हुक्म भी दे रहा है कि तुम बताओ जल्दी, और अपील भी कर रहा है, ठीक है। वो अपील भी कर रहा है कि जो भी है बता दो हाँ या ना। पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्सिकल रेपिटिशन जो है, लेक्सिकल रेपिटिशन होती है ये वर्ड चॉइसेस वगैरह, तो बड़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और पोइट जो है उसने एनाफोरा यूज़ किया हुआ है, 4 बार उसने यूज़ किया एंड का, और एंड के बाद एक और लफ्ज़ भी उसने यूज़ किया इफ़ का। लाइन नंबर 9 और 10 के अंदर उसने एनाफोरा यूज़ किया है। लाइन नंबर 3 और 4 में भी उसने एनाफोरा यूज़ किया पोइट ने। अच्छा उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीचेस इसमें यूज़ की हुई हैं वो मैं बता देती हूँ, अप्लाई आपने खुद करनी है। अलिट्रेशन यूज़ हुई हुई है, एसोनेंस यूज़ हुई हुई है, कॉन्सोनेंस यूज़ हुई हुई है, एनाफोरा, इंजैममेंट, इस सब का आपको पता है। सी शोरा कहते हैं, ये ज़रा ऊपर जाते हैं। सी शोरा
ये है ना, ये पोइम लिखी हुई है, ठीक है। इसमें ये जो आगे ये इफ़ इट बी ने, इफ़ इट बी ने पे पोइट अगर बात करा तो ने के आगे उसने कोमा लगा दिया, एंड जो है वो लाइन यहाँ पे हो रही है। तो ये लाइन के अंदर लफ्ज़ों के बीच में जो पंक्चुएशन यूज़ होती है ना, इसको सी शोरा बोलते हैं। और ये क्यों यूज़ होती है, पोइट्स क्यों यूज़ करते हैं, एक जो नेचुरल रिदम चल रहा होता है ना पोइम का, लफ्ज़ों का एक नेचुरल रिदम, उसके अंदर वैरायटी लाने के लिए। यानी कि जो बात है दो तीन, अब जब उसने बीच में काट दी बात है तो वो जो एक रिदम एक फ्लो चल रहा था वो वैसा तो नहीं रहेगा ना, कटने के बाद और तरह की टोन बनेगी। तो ये है क्या, किस लिए यूज़ होता है, वो लिखा सेशोरा उसने यूज़ किया फॉर ब्रिंगिंग वैरायटी इन नेचुरल रिदम, कि पोइम जो एक नेचुरल रिदम चलता आ रहा था उसको कट डाउन कर दिया उसने। पोइट ने आर्केइज्म यूज़ की हुई है। उसके बाद इमेजरी, इमेजरी क्या होती है, पिक्चर इन वर्ड्स। आप कोई बात करते हैं, देखते हैं, ठीक है, वो आप महसूस भी करते हैं, आपकी आंखों के सामने वो चीज़ चल रही होती है, वो इमेजरी होती है। और इसमें कौन सी इमेजरी यूज़ हुई है, विजुअल, और विजुअल सी इमेजरी यूज़ हुई है कि हमारी आंखों के सामने वो सीन चल रहा होता है कि पोइट इस तरह से कह रहा होगा। अच्छा, काय अज़मा, अच्छा ये जो है ना वो मैंने आपको सिखाने के लिए ये ऐड किया था, लेकिन अब मैं कट कर रही हूँ, ये आज की पोइम में नहीं कल की पोइम में पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट नंबर 10 वाला, ठीक है, आज इसमें यूज़ नहीं हुआ। कोनोटेशन का मैं बता चुकी हूँ, कोनोटेशन 2 बार पोइट ने यूज़ किया, विट पे यूज़ किया और विट पे यूज़ किया, और एक कहाँ पे यूज़ किया, if one of one and if of one में, एंड इफ ऑफ वन में। आपने बताया था इसमें वन जो है वो कोनोटेशन यूज किया हुआ है। हाँ हाँ, वन वन कौन है, पोइट खुद है जी। ये क्या हो गया, स्क्रीन पता नहीं कहाँ चली गई मेरी। वन में कोनोटेशन यूज हुई है, वन का मतलब पोइट जो स्पीकर है, पोइट जिसकी बात हो रही है, या लवर उसकी बात हो रही है, ठीक है। कोनोटेशन का पता चल गया, इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड। और वो क्यों यूज किया, कोनोटेशन पोइट्स क्यों यूज करते हैं, फॉर सिग्निफिकेंट ऑफ जो वर्ड उसने यूज किया है ना उसको सिग्निफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसने आगे पैराडॉक्स यूज किया। पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट हाइड्स अ रेशनल मीनिंग, ऐसी स्टेटमेंट जो अपनी ही बात की नफी कर रही है और जो असल मीनिंग होता है उसको छुपा रही है। अब वो पोइट कह रहा है हम पहले की तरह फ्रेंडशिप रहेंगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हाँ करती हो या ना करती हो, राइट। लेकिन अगर देखा जाए उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो पोइट इज इन पेन, ही इज इन पेन ऑफ द लॉस ऑफ हिज लव। तो ये पैराडॉक्स हो गया ना कि बात कुछ और कर रहा है और की फीलिंग्स और इमोशंस उसके कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा थीम्स की बात कर लेते हैं। थीम इसके अंदर अनसर्टेनिटी की यूज हुई है, थीम ऑफ अनसर्टेनिटी, थीम ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम वो काम फ्री कर रहा है, खुद भी फ्री हो रहा है और अपनी लवर को भी कर रहा है। अनडिसाइडेडनेस की स्टेट, अनडिसाइडेडनेस है कि वो एक अनडिसाइडेड स्टेट में है, लवर भी और पोइट भी, सॉरी पोइट भी और बिलव्ड भी, यानी कि लवर और बिलव्ड दोनों। अच्छा, पेन है जो कि वैसे हमें नजर नहीं आ रही, अगर डीप डाउन देखते हैं तो पेन की थीम है। पॉइंट नंबर 6 पे है फ्रेंडशिप, राइट, फ्रेंडशिप की थीम है ना। पॉइंट नंबर 7 पे है थीम ऑफ रिलेशनशिप, थीम ऑफ शार्पनेस, थीम ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड थीम ऑफ लॉयल्टी, एंड द वन मेन थीम जो सब्जेक्ट है वो है थीम ऑफ लव। कितनी थीम्स हो गई हैं, 9 10 हो गई हैं, 10 हो गई हैं और काफी हैं। अच्छा, उसके बाद मैम थीम ऑफ सेपरेशन भी आ सकती है, और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे जहन में जो थीम ऑफ हाँ, थीम ऑफ सेपरेशन भी हो सकती है। ये जरा मैं थोड़ा सा लिखा था कि अगर आप पूरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं ना लिखते पोइम की, शॉर्ट नोट, शॉर्ट क्रिटिकल नोट लिखना चाहते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, समरी कर लेंगे पोइम की, ठीक है, सेंट्रल थीम्स जो होंगी वो कर लेंगे, आइडिया ऑफ द वर्ड्स के पोइम यानी कि बैकग्राउंड, हिस्ट्री ऑफ इस क्रिएशन, जिस तरह के ऊपर हमने पढ़ा कि ये किसकी ट्रांसलेशन है, क्या है, ठीक है, वो इसकी के पोइट ने कैसे लिखी, किससे इंस्पायर होकर लिखी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बन जाएगी अगर आप शॉर्ट क्रिटिकल नोट लिखते हैं। बेस्ट वे जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन का वो होता है। अगर उससे भी शॉर्ट लिखनी है तो इन आइडियाज़ को डिस्कस करें। गुड लक फॉर योर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टर्म्स एंड कंसेप्ट की प्रैक्टिस में।
तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस पोइम के बारे में, कुछ भी कोई कंफ्यूजन है। आई होप कि समझ आ ही गया होगा। यानी इस पोएम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये ऊपर बताया ना, ये चीज़ जो इसकी हिस्ट्री की एक्सप्लेन करी है, पहला जो पॉइंट है ये वाला, जी ओके। दिस वन। और अच्छे से समझ आ गई है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें बच्चे, किसी भी पॉइंट पे। नो मैम, अच्छे से समझ आ गई मैम। हमने पढ़नी है वाइट की 8 पोएम्स है, 5 हो गई हैं, 3 छोटी छोटी हैं, वो हम 2 दिन में कर लेंगे। एक दिन में हम 2 पोएम्स करेंगे और वो छोटी। जी मैम 6 हो गई है। समझ नहीं आई बेटे, क्या कहा आपने? 6 पोएम्स हो गई, आज हमने छठी पढ़ी। छठी पढ़ी है? छठी पोएम पढ़ी है आज हमने। अच्छा